प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं के.आर. मीना, प्राचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का जो टॉपिक है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। हमने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की है और आज हम इसी टॉपिक में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के क्षेत्र, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही केंद्र और राज्य संबंधों में अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दशक में केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंध, सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे, किंतु इसके पश्चात जैसे जैसे फेडरल सिस्टम प्रौढ़ होती गई, केंद्र और राज्यों में मतभेद के अनेक मुद्दे उभर कर हमारे सामने आए। स्वतंत्रता के पश्चात 5 दशकों के काल में केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जब तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें रही तो केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे वो मधुर रहे, लेकिन केंद्र और राज्यों में अगर भिन्न भिन्न दलों की सरकारों की सत्ता में आते ही दोनों में तनाव और अंतर विरोध के अनेक तत्वों का जन्म हुआ। विद्यार्थियों, हम आज केंद्र और राज्यों के बीच जो तनाव के बिंदु हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पहला जो बिंदु है, राज्यपाल का अंध स्वार्थपरता के लिए इस्तेमाल। देखिए, सबसे जो पहला मुद्दा आता है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का जो मुख्य मुद्दा अब तक राज्यपाल ही रहा है। केंद्र ने राज्यपालों की नियुक्ति और विमुक्ति या उनका स्थानांतरण के संबंध में न तो संवैधानिक भावनाओं का आदर किया और न ही निष्पक्ष और स्वतंत्र परंपराओं का विकास किया। उसने योग्य, अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्तियों को नियुक्त करने के स्थान पर केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिज्ञों, चुनाव में पराजित राजनीतिज्ञों, सत्ताधारी पार्टी के लिए सिरदर्द बने राजनीतिज्ञों, शाही घरानों से संबंधित या अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यों में राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। किसी राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से परामर्श की परंपरा को शुरू किया गया था, लेकिन इसे कायम नहीं रखा गया। देखिए, यदि किसी राज्यपाल ने केंद्र के संकेत के अनुसार कार्य नहीं किया तो उसे या तो स्थानांतरित कर दिया जाएगा या उसे समय से पूर्व बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्यपालों का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं किया गया, बल्कि संवैधानिक नैतिकता और राजनीतिक औचित्य के ठीक विपरीत भी इनका उपभोग किया। राज्यपालों का इस्तेमाल विपक्ष की सरकारों को गिराने, लोकतंत्र का गला घोटने और दल बदल को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। ऐसे अनेक उदाहरण भारतीय राजनीति में देखने को मिले हैं। तो राज्यपाल का अंध स्वार्थपरता के लिए इस्तेमाल करना केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव और टकराव की स्थिति का कारण रहा है।
दूसरा बिंदु है राज्यों में राष्ट्रपति का शासन। देखिए विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 356 भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव का मुद्दा रहा है। आर्टिकल 356 के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया जाना चाहिए जब संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाए। किंतु 1967 के बाद जब जब भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, अधिकांशतः केंद्र और राज्यों को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुचलने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप इस अनुच्छेद को लेकर केंद्र और राज्यों में टकराव का कारण बना रहा। देखिए इस टकराव के कई कारण हमारे सामने आए हैं। मिलीजुली सरकारों के दलों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव पर मतभेद जन्म ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, जैसे 1997 तथा 1998 में राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रसंग में ऐसा कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त न हो, ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने में बाधा खड़ी हो सकती है। 1999 के प्रारंभ में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव पर यही स्थिति बनी रही। राष्ट्रपति शासन लागू करने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को अवैध घोषित कर सकता है। इसमें ये प्रमुख राष्ट्रपति शासन लागू अतः व्यवहारिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत कठिन कार्य हो गया है। अगला जो बिंदु है केंद्र और राज्यों में टकराव और तनाव का, वित्तीय साधनों और औद्योगिक गतिविधियों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र के विरुद्ध राज्यों की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि केंद्र ने एक एक कर राज्यों के अधिकतर आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और वित्तीय संतुलन को संघ सरकार के पक्ष में झुका दिया है। इसके बारे में राम जेठमलानी का एक तर्क था, एक मत था कि आज राजस्व पर केंद्रीय सरकार के एकाधिकार के कारण राज्यों की स्थिति केंद्र के सामने छोटे भाई की न हो कर साहूकार के आगे कटोरा लेकर खड़े भिखारी की हो गई है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय तथा योजना संबंधी विषयों को लेकर समय समय पर अनेक विवाद उभरे हैं, जैसे वित्तीय साधनों की वितरण की व्यवस्था। इसमें हम ये कह सकते हैं कि वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा जो वित्तीय साधनों का वितरण की प्रचलित व्यवस्था, अधिकांश राज्य इससे संतुष्ट नहीं है। अर्थात जो प्रचलित व्यवस्था है उसमें करों से प्राप्त होने वाली आय का मूल भाग केंद्रीय कोष में जाता है और अपने लोक कल्याण तथा जन विकास संबंधी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद राज्यों की आय के स्रोत अत्यंत सूक्ष्म हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। इसलिए राज्यों की योजनाओं की सफलता बहुत कुछ केंद्रीय अनुदान पर निर्भर हो जाती है। तो दूसरे राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान व सहायता की राशि बहुत कम होती है। राज्यों की ऋणग्रस्तता, देखिए पिछले 4 दशकों में राज्यों की ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि हुई है और केंद्र के साथ ये ऋणग्रस्तता इस स्थिति में पहुंच गई कि ऋण अदायगी तथा ब्याज की रकम मिलाकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है। इस प्रकार साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है। आर्थिक आयोजन के संबंध में भी मतभेद होता है इनमें, क्योंकि योजना आयोग की भूमिका को लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद में वृद्धि हुई है। राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र से राज्यों की आय के स्रोत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार है, अंतर्राज्यीय व्यापार की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। इसके तहत केंद्र सरकार कभी कभी राज्यों में हस्तक्षेप करती है। इस केंद्रीय हस्तक्षेप से केंद्र राज्यों के बीच में मतभेद उभर कर सामने आए।
इसके अलावा एक बिंदु और है, केंद्र के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण और राज्यों के क्षेत्र में केंद्रीय हस्तक्षेप। देखिए, केंद्र ने अपने हाथों में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण कर लिया है और राज्य प्रशासन में खुल्लम खुल्ला दखलंदाजी करता है, जिससे केंद्र और राज्यों में टकराव के अनेक उदाहरण है। केंद्र की दखलंदाजी के मुख्य उदाहरण मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। केंद्र ने राज्यों के बीच उठने वाले विवाद का निष्पक्ष निर्णय करने के लिए किसी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप समय समय पर केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव और तनाव की स्थिति बनी रहती है। कई बार प्रधानमंत्री ऐसी नीतियां और कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं जिससे राज्य के कार्य क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप होता है। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी का 6 सूत्रीय कार्यक्रम राज्यों के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप था। अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों के आला कमान, हाई जो कमांडेंट है, के निर्देशों और निर्णयों से तो राज्य के मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से अपने मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। केंद्र राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य किसी मंत्री के विरुद्ध जांच आयोग बैठाकर किसी मुद्दे की जांच करवा सकता है। केंद्र राज्यों में सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है तथा किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। 59वां संविधान संशोधन, जिसको आंतरिक उपद्रव शब्द को पुनः जोड़कर केंद्र ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया है। केंद्रीय नेताओं के द्वारा चुनाव के समय, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय या संसद में प्रश्नों का उत्तर देते समय दिए गए व्यक्तित्व केंद्र और राज्यों के बीच में अनावश्यक टकराव पैदा करते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बना दिया, इस पर भी केंद्र के नियंत्रण का विस्तार हो गया है। निम्न स्तर की प्रशासनिक इकाई पंचायत में भी संघ सरकार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। केंद्र राज्यों की सरकारों, विशेषकर विपक्षी सरकारों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को अपनाया गया। उदाहरण जैसे केंद्र राज्यों को ओवरड्राफ्ट की मनाही करता है या उसके लिए आनाकानी करता है। ओवरड्राफ्ट के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक होती है, जो अक्सर नहीं मिलती। इस तरीके से केंद्र अपने घाटों को पूरा करने के लिए ऋण उगा लेता है या नोट छाप लेता है। राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में देरी। राज्यों को यह शिकायत रही है कि जिन विधेयकों को विधानमंडल पारित कर देती है, उन पर स्वीकृति देने में केंद्र अनावश्यक देरी करता है और कुछ पर स्वीकृति नहीं दी जाती और इसकी सूचना तक भी राज्य सरकार को नहीं दी जाती। इस तरीके से केंद्र और राज्यों में इन विधेयकों के लेकर टकराव और तनाव बना रहता है। राज्यों के बीच उठने वाले विवादों का समाधान करने हेतु किसी मंच का अभाव है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की व्यवस्था की थी, किंतु केंद्र और राज्यों के बीच या राज्य के बीच उठने वाले विवादों व राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस पर आज तक कोई ठोस परिणाम केंद्र ने नहीं आने दिए। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं भी केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में विवाद का प्रमुख कारण रहा है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कार्य तो राज्यों में करते हैं, परंतु राज्यों का उन पर नियंत्रण नहीं होता है। राज्य सरकारें इन अधिकारियों के संबंध में संघ की अनुमति के बिना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। इन अधिकारियों की निष्पक्षता पर राज्य सरकारें निरंतर प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। कई बार विवाद उस समय तीव्र हो जाता है जब ये अधिकारी राज्य सरकारों की इच्छा के विपरीत कार्य करने लगते हैं। देखिए, केंद्र का राज्यों की विपक्षी सरकारों या उनकी समस्याओं के प्रति असंवेदनशील एवं उदासीन व्यवहार भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव और तनाव बना रहता है। संकीर्ण दलीय भावना, जैसे वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण बिल्कुल संकीर्ण होता जा रहा है। एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह बात सामान्य हो गई है कि केंद्रीय स्तर पर अनेक विपक्षी दल राज्यों में सत्तारूढ़ हो। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा
एक दूसरे पर संकीर्ण दलीय भावना के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्राय ये राज्य सरकारें ये कहती रही हैं कि विपक्षी दल की सरकार होने के नाते केंद्र राज्य के साथ भेदभाव कर रहा है, उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। अलगाववादी तत्वों तथा हिंसक अलगाववादी आंदोलन से उत्पन्न चुनौती। देखो, अलगाववाद का अर्थ है कि किसी क्षेत्र द्वारा भारतीय संघ से अलग होने के उद्देश्य से किया जा रहा हिंसक आंदोलन। भारत में हिंसक अलगाववादी आंदोलन की स्थिति किसी न किसी रूप में प्रारंभ रही है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि राज्य प्रारंभ से ही अलगाववाद की समस्या से ग्रस्त रहे हैं तथा वर्तमान में असम तथा उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में अलगाववादी हिंसक तथा आतंकवादी तत्व विद्यमान है। इनमें उल्फा आंदोलन प्रमुख है। नवीन राज्यों के गठन हेतु आंदोलन से उत्पन्न चुनौती। देखिए, आज भारतीय संघ में 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रीय आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। जन आंदोलन के दबाव से 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना की गई, लेकिन अब भी विदर्भ, गोरखालैंड, बोडोलैंड, बुंदेलखंड और तेलंगाना आदि राज्यों की मांग की जा रही है। इनमें से भी कुछ राज्यों की स्थापना होने पर अन्य राज्यों की मांग हेतु तो आंदोलन खड़े हो सकते हैं। तो तेलंगाना को तो एक अलग स्टेट बना दिया गया है। इस तरीके से और भी गोरखालैंड, बोडोलैंड, बुंदेलखंड जैसे राज्य अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव और तनाव की स्थिति को बनाए हुए। अंतर्राज्यीय विवाद। देखिए, राज्यों के मध्य आपसी विवाद भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में कटुता उत्पन्न करते हैं। भारतीय संघ में राज्यों के बीच अब तक प्रमुख रूप से 2 प्रकार के विवाद ही उभरे हैं, जलीय विवाद और सीमा विवाद। जैसे अब तक उभरे विवाद मुख्य रूप से इस प्रकार है। मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी का जल विवाद। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नहरी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। राजस्थान, पंजाब के बीच भाखड़ा नांगल से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर विवाद। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल के वितरण का विवाद। आंध्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद। ये कुछ अंतर्राज्यीय विवाद ऐसे हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये केंद्र और राज्यों में टकराव के प्रमुख बिंदु है। अब हम केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने हेतु कुछ सुझाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति में सुधार होना चाहिए। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाए, सेवा मुक्त होने पर न तो उसे लाभ का पद दिया जाए और न उसे राजनीति में भाग लेने हेतु स्वतंत्र छोड़ा जाए। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यपाल पद पर राजनीतिक आधार पर नियुक्ति न की जाकर केवल योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे अपने राष्ट्र स्वतंत्र, तटस्थ और निष्पक्ष होकर राज्यपाल अपना कार्य करे। राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों में वृद्धि। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके उनकी शक्तियों में वृद्धि की जाए ताकि बिना किसी व्यवस्था के सब विवेक से काम कर सके। समवर्ती सूची के विषयों का पुनर्विभाजन होना चाहिए। भारतीय संविधान स्वरूप में तो संघात्मक है, किंतु आत्मा से एकात्मक है। यह आत्मा से संघात्मक बनाया जाए। इस हेतु समवर्ती सूची के विषयों का पुनर्विभाजन इस प्रकार का हो कि शक्ति विभाजन का संतुलन राज्यों के पक्ष में किया जाए। राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप। देखिए, राज्य सूची की जो जितने भी विषय हैं,
कार्यक्रम हैं उन पर लागू करने पर धन व्यय करने आदि का पूरा उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों पर ही निर्भर है। राज्य सरकारों पर ही होना चाहिए। केवल अपवाद रूप में राष्ट्रीय हितों की मांग पर ही राज्य सूची पर केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यों को कुछ लचीले वित्तीय स्रोत देना चाहिए। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्वयं राज्यों को अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि तथा अपने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। योजना आयोग को स्वायत्तता प्रदान की जाए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए और अंतर्राज्यीय संबंध आर्टिकल 263 के अनुसार इस परिषद की स्थापना की जाए, जो केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक जो विवाद हैं उनको खत्म करे और आर्थिक समन्वय का कार्य करे। अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों में कार्यरत अखिल भारतीय सीमाओं के अधिकारियों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। केंद्र के नियंत्रण में शिथिलता होनी चाहिए, अर्थात प्रशासनिक, वित्त और विधायी सभी क्षेत्रों में केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था शिथिल की जाए, जिससे राज्यों को अपना विकास करने का समुचित अवसर दिया जाए। समवर्ती सूची के कुछ विषय राज्य सूची में डाले जाए, जैसे राज्य के अधिकारों में वृद्धि होती हो लेकिन केंद्र की शक्ति पर कोई आंच नहीं आती हो, यह संभव कि इन विषयों को सशर्त राज्यों को सौंप दिया जाए। सरकारी आयोग की सिफारिश से 9 जून 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग को नियुक्त किया गया था, जिसे सरकारी आयोग कहा जाता है। बाद में पी शिवरमन और MR सेन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस आयोग ने 30 जनवरी 1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें केंद्र और राज्यों के संबंध में जो टकराव थे, मतभेद थे, उनको दूर करने के निम्न सुझाव दिए गए थे। सुदृढ़ केंद्र के अवधारणा पर बल दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों, अधिकारों के विभाजन की जो व्यवस्थाएं की गई है, उनमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए सहकारी संघवाद की अवधारणा का समर्थन किया। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जानी चाहिए तथा इस बीच उसका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच कर के बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। योजना आयोग को स्वायत्त शासी संस्था बनाया जाए। समवर्ती सूची में दिए गए मामलों पर केंद्र और राज्यों में विचार विमर्श किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद किया जाए। सुरक्षा बलों को राज्य में तैनात करने का अधिकार केंद्र को ही प्राप्त होना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री का बहुमत आंकने के लिए विधानमंडल का अधिवेशन बुलाया जाए। राज्यों के केंद्र तथा ऋण पद्धति पर पुनर्विचार होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति यथाशीघ्र भेजे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के अनेक प्रयास किए गए, जिनसे आपसी संबंधों में सुधार आने की व्यापक संभावनाएं बनी है। विद्यार्थियों, आज इतनी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को